देखिए, अब ये क्लास 9th एनसीईआरटी बुक है, जिसका हम एनसीईआरटी का जो सेशन है खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है और आपके कक्षा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो क्लास 9 के स्टूडेंट है उसके लिए तो और बेहतरीन होगा। कंपटीशन का जो भी तैयारी करते हैं, चाहे बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, जिसका भी हो, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चैप्टर नंबर है आपका 8, और गति का चैप्टर का नाम है मोशन, यानी कि गति। हम गति के बारे में पढ़ेंगे, गति क्या होता है और इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, क्या होता है। हम दैनिक जीवन में वस्तुओं को विरामावस्था में देखते हैं, कुछ वस्तु गतिमान अवस्था में देखते हैं। आपको पता है कोई वस्तु गति में है कि विरामावस्था में। देखते हैं कोई गाड़ी जा रहा है, गाड़ी लगा खड़ा हुआ है, उसको भी समझ सकते हैं। जैसे कि देखते हैं कि मछलियाँ तैरती है और पक्षी उड़ते हैं, ये सब देखते रहते हैं। रक्त का प्रवाह हमारे शिराओं में होता है, शिरा और धमनियों में होता है, नस जो होता है इसमें होता है। एंड गाड़ियों को चलते हुए देखते हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाशीय पिंड, ये सभी क्या होते हैं, गतिमान। ये टर्म को हाईलाइट इसलिए कि एनसीईआरटी में जो कथन वाला क्वेश्चन, निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये सब पूछ देता है, इसीलिए। अतः हम प्रायः समझते हैं कि कोई वस्तु जो है, कोई भी वस्तु गति में तभी आता है जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो कोई वस्तु गति में कब होगा, जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य हैं, जिसमें कुछ ऐसे के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम हवा की गति को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसका अनुमान कैसे लगाते हैं कि धूल कण उड़ते हैं, पेड़ पौधे की शाखाएँ हिलते हैं, पत्तियाँ हिलने डुलने लगती है, तो हमको पता लगता है कि नहीं, हवा भी क्या है, उसमें भी गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त एवं के समय का जो मौसम होता है, परिवर्तन घटना, इसका क्या कारण है, तो पृथ्वी की गति के क्या कारण है। यदि यह सही है कि हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं, ये सब क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में। और तो इसके लिए हम गति का चैप्टर पढ़ेंगे, तो फिर आगे सर्कुलर मोशन में आएंगे, तो वहाँ पे आपको पृथ्वी की गति का क्या कारण है, ये सब भी पता चल जाएगा। तो किसी वस्तु के कोई व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए स्थिर। कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पे खड़ा है और यहाँ साइड होकर के बस जा रहा है, तो इस व्यक्ति की अपेक्षा बस क्या गतिशील है। लेकिन जो आदमी इस बस में है उसको लगेगा कि ये आदमी या यहाँ जो पेड़ पौधे लगा हुआ है वो ही गतिशील है। जैसे कि आप बस में चढ़ते होंगे, अब आगे पढ़ते हैं, गति कर सकते हैं। जैसे गति कर रहे बस यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे या और गतिमान प्रतीत होता है। जैसे कि कोई गति में जाते हैं तो आपको लगता है कि पेड़ पौधा ही पीछा जा रहा है, हम तो ऐसे बैठे हुए हैं। और जबकि सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति या वस्तु जो भी है, तो वो उसको लगता है कि बस में जो यात्री है वो गति कर रहा है। जैसे कि जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्री को भी गति करते हुए पाता है। तथापि बस के अंदर जो बैठा हुआ रहता है, उसका साथी जो वहाँ बस में बैठा हुआ रहता है, उसको लगता है कि ये सब तो विरामावस्था में। यह हम अवलोकन कर सकते हैं कोई वस्तु गतिशील है कि क्या नहीं। तो इससे ये अवलोकन का क्या संकेत है, आप अपने में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, वस्तु से बहुत सी गतियाँ जो है जटिल होती है, बहुत सी गतियाँ सीधी होती है, कुछ गतियाँ वृत्तीय गति होती है, और इसके बाद कुछ गति घूर्णन कर सकती है एवं कुछ कंपन कर सकती है। और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जिनमें क्रियाएं साथ साथ हो। अतः अध्ययन में हम सबसे पहले सीधा रेखा जो है उसके बारे में की गति के बारे में बात करेंगे, और इस तरह की गति को साधारण समीकरण और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। अतः बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे आपको बताए थे। और आपको लगता है आपकी कक्षा का दीवार जो है वो विरामावस्था में है या गति की अवस्था में चर्चा करें, तो आप लोग बताइए तो किस में रहता है, वो विरामावस्था में रहता है। और एक और अनुभव दिया हुआ है जिसको एक्टिविटीज़ बोलते हैं कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में होता है। रेलगाड़ी में बैठे हैं लेकिन उधर जब देखते लगता है कि गति करते हैं, जबकि वो विरामावस्था में रहता है, क्योंकि आप उसी में बैठे हुए हैं, समझे, जबकि वास्तव में वो विरामावस्था में है। ये भी लाइन है जो एनसीईआरटी का याद रखना है। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि आसपास में कि ये सोचें और करने वाली बातें हैं कि कुछ गति निश्चित होती है कि कुछ गति अनिश्चित होती है। जैसे कुछ गति को नियंत्रित कर सकते, कुछ गति को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो अनियंत्रित गति में हो गया बाढ़ वाला नदी, तूफान या सुनामी में देखा गया। दूसरी ओर नियंत्रित गति क्या होता है कि मानव की सेवा में सहायक हो सकता है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत का उत्पादन। यह आप महसूस करते हैं कुछ वस्तुओं को अनियमित गति का अध्ययन करना एवं उन्हें नियंत्रित करके विषय में जानना आवश्यक है। सही बात है कि ऐसा बातें हैं तो पढ़ेंगे तभी ना उसका उपयोग भी करेंगे, किससे बिजली उत्पादन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और इसके बाद जो है आगे का पॉइंट है गति का वर्णन। गति क्या होता है,
उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम देखो किसी वस्तु का स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्ति के बारे में हम पता कर सकते हैं वो व्यक्ति जो है या वस्तु जो है वो गति में है या नहीं है। तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि अब एक निर्देश बिंदु मान लेते हैं और पता करते हैं। जैसे आइए हम इससे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। किसी गांव में एक रेलवे स्टेशन से मतलब एक स्कूल जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर में, ये मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है। ये रेलवे स्टेशन से उत्तर में है, तो उत्तर ऊपर होता है, तो रेलवे स्टेशन से कितने 2 किलोमीटर उत्तर में है, 2 किलोमीटर उत्तर में हो गया। तो इससे हम क्या करते हैं कि रेलवे स्टेशन के सापेक्ष स्कूल की स्थिति बताते हैं। कभी हो सकता है हम स्कूल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की गति बता सकते हैं कि कोई स्कूल से ना 2 किलोमीटर रेलवे जो है वो दक्षिण में है, मान सकते हैं। तो जो इसको हम सापेक्ष लेते हैं उसको एक पॉइंट बोलते हैं जिसको बोलते हैं निर्देश बिंदु। जैसे कि है कि हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया और उदाहरण में रेलवे स्टेशन एक निर्देश बिंदु है। अतः हम दूसरे बिंदुओं को भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिन्हें मूल बिंदु कहते हैं। ये लाइन भी अच्छा है जिसे याद रखना चाहिए। और इसके बाद है कि सरल रेखीय गति क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कि अब देखिए गति का सबसे सरल एवं साधारण प्रकार जो होता है उसे सरल रेखीय गति बोलते हैं। और इसे में हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कि कोई वस्तु सरल रेखा पथ पर गतिमान है और वह अपनी गति बिंदु ओ से, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे समझ लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ये एकदम सरल रेखा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक सरल रेखा है। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, अब यहाँ से कोई व्यक्ति ए तक आया, ठीक है, सीधी रेखा में आया, फिर ए से कोई व्यक्ति यहाँ सी तक आया। टोटल दूरी कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया लगभग 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर के बाद फिर यहाँ से सी तक आ गया, तो सी तक जैसे ही आया तो क्या हो गया कि वहाँ से दूरी और फिर यहाँ से दूरी, तो दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, उसमें से पता चला लगभग 35 किलोमीटर समथिंग आ जाता है। समथिंग नहीं, 35 किलोमीटर ही, तो 60 किलोमीटर ये टोटल दूरी। फिर सी पे आ गया घूम करके, तो 35 किलोमीटर उधर से भी है ना, टोटल कितना दूरी तय किया, तो वही बताना चाहता है। ओ ए मतलब टोटल दूरी एंड ए सी यहाँ तक, इसको जोड़ दीजिए, टोटल 95 किलोमीटर दूरी तय करता है। अतः किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। इसमें दिशा नहीं देखा कि हम यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए, ठीक है। तो इसी के लिए है कि कोई व्यक्ति जो है ओ से लेकर के ए तक गया 60 किलोमीटर और फिर 60 किलोमीटर जाने के बाद फिर 35 किलोमीटर जो है वापस आया सी तक, तो टोटल वो कितना दूरी तय किया, तो टोटल दोनों को जोड़ दीजिएगा 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर कितना 95 किलोमीटर दूरी तय किया। इसीलिए कहते हैं किसी वस्तु का दूरी को बताने के लिए, तो दूरी को बताने के लिए क्या ज़रूरत होता है कि दूरी को बताने के लिए केवल वस्तु का अंकीय मान ही जरूरी है। क्या है, अंकीय मान का केवल ज़रूरत होता है। इसीलिए बताया यहाँ पे है कि किसी वस्तु की दूरी को बताने के लिए अंकीय मान की आवश्यकता होती है, न कि गति की। ठीक, ऐसी कुछ राशियां हैं जिन्हें केवल हम उन्हें अंकीय मान के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कुछ भौतिक राशि है जिसका अंकीय मान केवल उसका परिणाम हो सकता है और कुछ नहीं। अंकीय मान जो है केवल उसका परिणाम हो सकता है। अब चलिए आप समझते हैं आगे कि आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति ओ और अंतिम स्थिति सी तक जाती है और दूरी द्वारा ज्ञात की जाती है, तो इसमें क्या होता है। अतः है कि हाँ, तो आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति ओ, स्टार्टिंग पॉइंट ये आपका हो गया ये, और अंतिम स्थिति ए, ठीक, ओ से ए आए, इसके बाद ओ से फिर कहाँ आ गए, सी आ गए, तो इसका अंतिम स्थिति क्या हो गया, सी हो गया। तो सी जो है कि सी से ओ की दूरी, ये सबसे मतलब वस्तु के शुरू का दूरी और वस्तु का लास्ट स्थिति, दोनों स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसको विस्थापन कहते हैं। तो उसका अंकीय मान जो है क्या होगा, तो उसका भी अंकीय मान होता है। अंकीय मान क्या है, जैसे कि ओ से गए आप कहाँ तक, सी तक, ओ प्रारंभिक स्थिति, सी अंतिम स्थिति, ठीक है, सी अंतिम स्थिति हो गया। तो दोनों के बीच की दूरी, अर्थात यह दूरी आपको ओ ए से ओ से सी तक के विस्थापन का अंकीय मान होगा। मतलब समझ है क्या, समझने का बात है। यहाँ से ओ से ए तक गए और इसके बाद ए से सी तक आए, वस्तु स्टार्ट यहाँ से हुआ, वस्तु ख़त्म यहाँ पे हुआ, तो इसका जो बीच का दूरी है अब ओ सी जिसको बोलते हैं, ये जो दूरी होता है इसी दूरी को बोलते हैं विस्थापन। तो ये क्या केवल वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू भी है और इसके साथ ये केवल यहीं तक ही क्यों ले रहे हैं, तो यहीं तक इसलिए ले रहे हैं कि उसके दिशा के अनुसार ले रहे हैं, तो इसमें दिशा आ जाता है, इस कारण से ये विस्थापन होता है। तो किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन करते हैं, इसीलिए ये चीज़ आपको बताया गया था। समझ गए। तो क्या विस्थापन का परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। तो देखिए
विस्थापन का परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई वस्तु है ए, ओ से वो आ गया ए तक, अब यहाँ से यहीं रुक गया, तो अब यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट तो मानिए, या यहाँ से यहाँ दी प्रारंभिक ये अंतिम ये, तो ये दूरी और ये दूरी, तो ये दूरी भी हो जाता है और ये इसका विस्थापन भी हो जाता है। हाँ, हो सकता है बराबर, तो बराबर हो सकता है। ठीक, तो अब चित्र में यही उदाहरण था, कोई ओ से ए तक वस्तु के द्वारा तय की गति की दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन भी, उसका परिणाम भी 60 किलोमीटर, विस्थापन का परिणाम भी क्या हो जाता है 60 किलोमीटर ये। और दूसरी स्थिति में क्या है, ओ से ए तक आती है, फिर ए से पुनः बी तक आ जाती है। अब देख लीजिए यहाँ से ओ से ए तक गया, ए से फिर इसका बी तक आ गया। जैसे ही बी तक आ गया तो बी से ओ की दूरी कितनी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं कि कितना 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर इसका दूरी हो गया, इसका क्या इतना हो गया, तो आपका 35 किलोमीटर। लेकिन टोटल दूरी कितना हो गया 60 किलोमीटर, मैंने उधर से कर दीजिए 35 मतलब 25 किलोमीटर, कितना हो गया 85। तो 85 किलोमीटर 35 किलोमीटर बराबर है, नहीं, ये बराबर नहीं होगा। वही चीज़ कर रहा है कि उसका परिणाम 35 किलोमीटर है, जबकि ये दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिणाम जो है, अब देखो कोई वस्तु ए से शुरू हुआ, फिर यहाँ ओ से शुरू हुआ ए तक गया, ए से फिर यहीं पे आ गया, इसका शुरू भी पॉइंट यही है और अंतिम पॉइंट भी यही है। तो अब इसका ये क्या हो गया, अंतिम पॉइंट शुरू पॉइंट, मतलब शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु अगर दोनों सेम होता है तो दूरी कितना तय किया, वो 0। तो वही चीज़ पर यहाँ बताया गया, अतः गति के दौरान विस्थापन का परिणाम 0 हो सकता है, ये बात सही है। परंतु तय की गई दूरी, जो दूरी होता है, जैसे यहाँ से ए तक गए और ए से फिर आ गए ओ तक, तो ये 60 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ है 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर हो जाता है। तो यह इसीलिए होता है कि दूरी और विस्थापन में ये अंतर है कि दूरी का केवल क्या है, परिणाम है, और विस्थापन का परिणाम भी होता है, दिशा भी होता है। विस्थापन 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, समझे। हाँ, इसीलिए अब यदि हम किसी वस्तु को मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः ए तक आ जाती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाते हैं, अतः विस्थापन 0 हो जाता है। ये चीज़ हम आपको इधर बताएं। लेकिन दूरी क्या हो जाता है, 60 किलोमीटर इधर से गया, 60 किलोमीटर फिर उधर से आया, तो टोटल दूरी कितना हो गया 120 किलोमीटर। समझ में आया ना। इस टाइप से जो हम बताए हैं, तो इसको आप इस प्रकार से कीजिएगा तो समझ में आ जाए। वैसे तो किसी को समझ भी नहीं आएगा, किसी को समझ में बहुत अच्छा से भी आता है। तो अब चलते हैं कि दो विभिन्न भौतिक राशियाँ, जैसे कि दूरी और विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना कैसे किया जाता है, तो उसमें ये इसका बहुत मदद होता है। जैसे कि 1 मीटर स्केल लीजिए और एक लंबी रस्सी लीजिए, 1 मीटर स्केल एक लंबी रस्सी, तो बास्केटबॉल के कोर्ट को एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से मतलब उसके किनारे से होते हुए जाएं। जैसे कि मान लीजिए एक स्केल ले लीजिए और एक कोड बनाया जाता है, ठीक है। अब कहना है कि आप जो है कि इस बिंदु पे आना है आपको, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से घूम के जाइए, या तो यहाँ से आप घूम करके जाइए यहाँ तक, तो यहाँ से ये दूरी टोटल दूरी आपको ऐड करना होगा। या आप डायरेक्ट यहाँ पे हैं तो यहाँ से कोना कोनी चल जाइए, ठीक। तो या यहाँ से इसे चल जाए, तो ये इसका यहाँ से अगर चलना शुरू करते हैं तो यहाँ से तो ये विस्थापन हो गया। लेकिन यही अगर घूम करके जाते हैं तो आपको ये जोड़ना होगा, ये भी जोड़ना होगा, ये इसका क्या हो जाता है, दूरी हो जाता है। वही चीज़ कहता है आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का परिणाम को मापें और आप अपने प्रयोगशाला में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इसके बाद चलते गाड़ियों में एक यात्री